हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें बता रहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक नेचर क्या होता है बच्चों? बेस क्या करता है? या मैं उसी फॉर्म में लिखता हूं, इट टेल्स अस अबाउट द एफिनिटी फॉर H+। और न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या बताता है? एफिनिटी फॉर C+, या फॉर कार्बन लेटर से सिंपली। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? मैंने कुछ चीजें और बताई थी। बेस इज एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल। जो एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना? जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ गुड बेस। मतलब मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, सेट्स पढ़ा है ना तुमने मैथ्स में, अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेस है। समझे या नहीं समझे जो मैंने अभी लिखा है? आइडिया इज एवरी बेस can act as nucleophile under some circumstances, but not every nucleophile can act as base. Base is a subset of nucleophile. Extreme nucleophiles are bases. अब आते हैं बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इज सेम एज बेसिक ऑर्डर, is same for सेम डोनर एटम। अगर डोनर एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर इज सेम। कुछ समझे? आई डोंट थिंक सो। एग्जाम्पल लेते हैं, तब बेटर फील आएगी। बच्चों ETO माइनस लिया, OH माइनस लिया, PHO माइनस लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस लिया, MESO3 माइनस लिया। इसको मैं एक बार बना देता हूं, ओके? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके गाइस, एंड मैंने लिया CF3SO3 माइनस। इन सब में जो डोनर एटम है वो कौन सा होगा? द वन विच विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन होगा इन सभी में? ओ। ओ इज ए डोनर एटम। गुड। तो जब सेम डोनर एटम है तो न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर इज सेम। बेसिक नेचर देखो गाइस, इसमें सबसे अच्छा बेस कौन सा होना चाहिए? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। ET इज C2H5। ETO माइनस इज बेस्ट बेस, क्योंकि वो O को डोनेट करेगा, O आगे डोनेट करेगा। OH माइनस में कोई H की डोनेटिंग टेंडेंसी तो होती नहीं, तो इट इज अ रिलेटिवली वीकर बेस। PHO माइनस, पीएच समझ गए, बेंजीन रिंग। O का नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग, जिसकी वजह से बेसिक नेचर कम हो गई। ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं प्रॉपर्ली डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। CH3CO माइनस में अगेन रेजोनेंस हो रहा है, और तुम्हारा अंडरस्टैंड करो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे जो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे वो इक्विवेलेंट होंगे, हाँ है ना? जबकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। O माइनस से जब तुम बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, रेजोनेंस होगा, तो चार्ज किस पे नेगेटिव आएगा? कार्बन पे। कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। मतलब दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, राइट और रॉन्ग? और जो ज्यादा स्टेबल है उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट इज वन वे टू लुक एट इट। एक और तरीका क्या है? यार रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस के साथ साथ
इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, नहीं होगा? हाँ ना बच्चों? तो यू कैन अंडरस्टैंड यहां पे जो ओ पे नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। हाँ, कौन सी की बात कर रहे हो, पीएच वाली की, इस वाली की? इसकी। हाँ, इसमें बेसिकली रेजोनेंस तो हो ही रहा है, प्लस तुम्हारा इंडक्टिव से थोड़ा बहुत वो पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ओ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हो गया कम। कम हो गया तो डोनेटिंग टेंडेंसी और कम हो गई। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बहुत जगह रेजोनेंस में गया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, राइट? तो इसके अंदर जो डोनेटिंग टेंडेंसी है और कम हो गई, और इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल ही कम होगी, क्योंकि CF3 क्या कर रहा होगा? इसमें CH3 तो डोनेट कर रहा था, CF3 तो हमारा पुल करेगा बहुत स्ट्रांगली, तो O का जो नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल ही कम हो गया। अब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आगे डोनेट करेगा ना, है ही नहीं। तो बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर फॉलोज दिस ऑर्डर। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? हाँ, बिल्कुल। गुड लिविंग ग्रुप भी तो हम इसी प्रॉपर्टी से देखते थे कि निकलने के बाद कितना स्टेबल है। हाँ, सोचा जा सकता है। अभी एक दो केसेस आएंगे भी, मैं बताऊंगा, जहां पे इट विल बी रॉन्ग। ओके, नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये हमने पढ़ा भी था शायद, ट्राइप्लेट आयन, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि निकलने के बाद ये जब आयन बनता है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है इसीलिए इसका बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक नेचर इज वेरी लेस। समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक नेचर इज सेम फॉर donor atoms lying in a period। पीरियड में न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर इज सेम। जैसे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? F माइनस। इसमें बेसिक नेचर कैसे देखते थे गाइस? डोनेटिंग टेंडेंसी, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, दैट इज अ बेटर बेस, एंड इट इज ऑल्सो अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ गए बच्चों? वी आर लुकिंग एट व्हाट गाइस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी? कार्बन में। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, फ्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया उसकी उतनी डोनेटिंग टेंडेंसी कम। डोनेटिंग टेंडेंसी कम, बेसिक नेचर कम, न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? गुड गाइस। अच्छा, यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, NH2 माइनस के बाद आता है ये बच्चों। हाँ, ये ऑर्डर याद करने की चीज। दिस इज व्हाट यू हैव। व्हाई एम आई टेलिंग यू दैट? सुनते आना बच्चों। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसमें मैंने NH2 माइनस लिया, इट इज अ बेस, एंड दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। क्यों? क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, पुलिंग नेचर है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। लेकिन क्या ये इतना एसिडिक है कि NH2 माइनस ये H ले जाए? एक काम करो, रिएक्शन करके देख लो। रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। यहां पे रिएक्टेंट में NH2 माइनस बेस था, यहां पे ये बेस है,
तो रिमेंबर रिएक्शन गोज टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वीक एसिड या वीक बेस बन रहा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिएक्शन गोज इन डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। समझ गए? तो NH2 माइनस की जगह अब हमारे पास क्या आ रहा है? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा था? NH2 minus was stronger. That is why this reaction will take place. समझ गए? यहां पे NH2 माइनस है, यहां पे HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। अब अगर मैं OH माइनस लेता हूं, ये भी बेस है, क्या ये इस हाइड्रोजन को ले जा सकता है? अगर ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? इसमें और इसमें विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? स्ट्रॉन्गर ये है। रिएक्शन गोज टुवर्ड्स वीकर, मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है। अगर ये दोनों हमें दे रखे हैं तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये यहां से हाइड्रोजन ले आएगा, गिविंग अस OH माइनस प्लस दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस विल नॉट हैपन। बेस है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस हाइड्रोजन को ले आ सके। इट इज नॉट दैट स्ट्रांग अ बेस। इट इज अ गुड बेस बट इट इज नॉट दैट स्ट्रांग अ बेस। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? मतलब तुम्हें ये ऑर्डर पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। समझ गए गाइस? गुड। ये तो मैं बस ऑर्डर बताने के लिए ये चीज मैंने ये वाला मैंने सिर्फ ऑर्डर के लिए लिखा है, अ फैक्ट टू रिमेंबर। ओके गाइस? एनीवे, न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर इज सेम इफ यू हैव गॉट सेम डोनर एटम। न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक ऑर्डर इज सेम व्हेन यू हैव गॉट सेम डोनर एटम, या फिर you have got atoms lying in a period. What will happen when the atoms are lying in a group? Then basic and nucleophilic nature are opposite. In a group, लिखता हूं मैं, in a group, nucleophilic and basic nature order is opposite. समझे नहीं समझे गाइस? देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। गाइस एसिड में HI स्ट्रांग होता था या HF? HI बॉन्ड लेंथ। तो उसके हिसाब से हमारा, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जितना स्ट्रांग एसिड उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस। मतलब F माइनस यहां पे क्या होना चाहिए? इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हाँ है ना? HF इज द वीकेस्ट एसिड, सो F माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये बेसिक ऑर्डर लिखा है मैंने। ओके गाइस? समझ गए? बेसिक ऑर्डर अगर तुम्हें देखना है कभी ग्रुप में, ये सारे के सारे एटम्स आर लाएंगे ना ग्रुप। बेसिक ऑर्डर के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। पास पास है, छोटा साइज है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, वो आसानी से कहेगा लो मेरे पास है, मैं आसानी से दे देता हूं। तो यहां पे बेसिक ऑर्डर के लिए हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एटम, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इट कैन इजीली एक्ट एज बेस। हाँ, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना अच्छा बेस, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना अच्छा बेस, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। गॉट इट और नॉट? समझ गए बच्चों? अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर। न्यूक्लियोफिलिक नेचर में एक सिंपल सा चीज याद रखो, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मतलब जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना अच्छा डोनर।
तो इस हिसाब से F माइनस और I माइनस विच शुड बी अ बेटर डोनर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनर इन द सेंस, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखे, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। I माइनस F तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब एक तरीके से हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना चाह रहे हैं। जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी इन जनरल ज्यादा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। इसमें हम देख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देख रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा अच्छा डोनर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर इज ऑपोजिट इन अ ग्रुप। फॉर डोनर एटम्स लाइंग इन अ ग्रुप, दिस इज व्हाट यू हैव। समझ गए बच्चों? पक्का? तो मुझे बताओ, NH3, PS3, ASS3, SbS3, यहां पे भी डोनर एटम नाइट्रोजन फास्फोरस ASSB है। तो मुझे बताओ बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ, NH3 के सबसे ज्यादा। ये है बेसिक नेचर का ऑर्डर। और न्यूक्लियोफिलिक नेचर में दिस इज द ऑर्डर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई किसी बच्चे को डाउट? एक स्पेशल केस यार अभी हम देख रहे थे, मुझे बताओ इसमें और लेटर से इसमें एंड लेटर से इसमें सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? बेस, डोनर एटम सेम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो जल्दी डोनेट करेगा। थर्ड वाला हो जाएगा। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ये होगा, दिस इज द बेसिक नेचर। बेटा एक चीज और, मैंने तो न्यूक्लियोफिलिक में बताया था, इट अटैक्स कार्बन एटम, राइट? और कार्बन के साथ नॉर्मली 3 हाइड्रोजन तो मिनिमम होंगे, है ना बच्चों? हो सकता है एक कार्बन या 2-3 कार्बन और हो। तो हम ये चाहते हैं बेस में तो उसे हाइड्रोजन लेके जाना है, और हाइड्रोजन वो ज्यादातर इजीली एक्सेसिबल होता है। हाइड्रोजन इज इजीली एक्सेसिबल इन अ मॉलिक्यूल। कार्बन तक पहुंचने के लिए वी वांट कि यार जो न्यूक्लियोफाइल हो, अगर उसका साइज थोड़ा सा बाई चांस छोटा है ना, तो इट कैन इजीली अप्रोच द कार्बन एटम ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे दिस शुड हैव बीन द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल टू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जो मैं बोल रहा हूं? दिस शुड हैव बीन द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बट रेदर इट इज द वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इतना बल्कि है, ये उस कार्बन एटम ऑफ रिएक्टेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसे बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब क्राउडिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, कि ऐसे देखो, आर एक्स में अगर तुम ये उठा लेते हो, नॉर्मली हम रिएक्शन क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं भाई एक्स हटाओ, इसे लगाओ। हाँ है ना? कर सकते नहीं कर सकते? ये काम करा जा सकता है, ये काम करा जा सकता है। या फिर दूसरा काम ये क्या कर सकता है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है ना बेटा? बेटर फील आएगी। हाँ, ये ले लिया मैंने। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये RX लिया है मैंने। नॉर्मली हम क्या कहते हैं भाई, ये इधर अटैक करेगा, यहां से एक्स बाहर जाएगा। इन विच केस क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? CH3 CH CH3, और इस पूरे पे ये ग्रुप लग गया, इस कार्बन एटम पे ये पूरा ग्रुप लग गया। ये अभी हमने जो रिएक्शन सोची है, क्या सोचा है? SN2 सोचा है नॉर्मली। X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ वेरी गुड बेस, एज वेल एज इट शुड हैव बीन अ गुड न्यूक्लियोफाइल आल्सो। अभी जो हमने रिएक्शन सोची वो क्या सोची? न्यूक्लियोफाइल की।
अभी हमने जो रिएक्शन सोची वो क्या सोची, न्यूक्लियोफाइल की। लेकिन प्रॉब्लम ये बेटा ये इतना बल्की है कि ये 2 डिग्री कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। द न्यूक्लियोफाइल, अभी हम इसकी जो रिएक्शन करवाने की सोच रहे हैं, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेटा हम कहेंगे ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। नो, इट डजंट टेक प्लेस। वाई डजंट टेक प्लेस, क्योंकि तुम्हारा ये इतना बल्की है, ये इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट डज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, नॉट एज न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज बेस। न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करना ही नहीं इस बंदे ने, इसने बेस की तरह ऐड करना है। और बेस की तरह ऐड करेगा तो ये क्या करेगा, जो एक्स है, जिस कार्बन पे एक्स कनेक्टेड है, उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेके भाग जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमने अल्कोहलिक क्यूएच में करा था, जो हमने अल्कोहलिक क्यूएच में किया था, बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं तुम्हें। इसमें ये क्या करेगा, मैं फिर से लिखता हूं, आर एक्स लिया, आर एक्स में मैंने यही ऊपर वाला आर ही उठाया है। ओके बच्चों, ये बंदा जो हमने लिया है, ये ये यहां से एच लेके जाएगा। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। H+ की फॉर्म में बाहर ले गया। अब तुम्हारा H+ यहां से गया, X ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम निकल गया, और प्रोड क्या बन गया बेटा, एल्कीन। प्रोड क्या बना बच्चों, एल्कीन। गॉट इट? ये को क्या लेके गया है, H को, H+ को, तो ये बनेगा OH, करेक्ट। और यहां पे O- से Na+ है, तो NaX और बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर मैंने Na नहीं दिया तो सिंपली X- बाहर निकल, ये तुम्हारा बनेगा बच्चों। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर बहुत बल्कि ग्रुप है तो वो बेस की तरह फिर भी ऐड कर जाए, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड नहीं करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में एक फैक्टर और आ जाता है कि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक फैक्टर भी आ जाता है, कार्बन तक उसका पहुंचना जरूरी है। तो क्या ऐसा ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा? इज दैट सो? एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूं जिसमें इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह जबरदस्ती ऐड करना ही पड़ेगा। कैसे? ये बेटा, तुम कहोगे सर बेस की तरह ऐड करवा दें इसको, नॉर्मली तो बेस की तरह ही ऐड करता है। बेटा बीटा कार्बन ना दिख रहा तुम्हें, हाइड्रोजन कहां से ढूंढोगे? इट कैनॉट एक्ट एज बेस। और यहां पे तुम देखोगे क्राउडिंग भी बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं। तो इन दिस केस ये इधर जाएगा, एक्स बाहर निकलेगा, एंड यू विल गेट योर ईथर एज द फाइनल प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आइडिया बीइंग यू कैन ऑलवेज गेट एक्सेप्शन, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। ये जो है हाँ, इससे पर एक न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, हाँ मतलब इसको तुम कह सकते हो कि इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। पर वीक न्यूक्लियोफाइल मत कहो, इट कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ क्राउडिंग इन बेस। बेस जो अटैकिंग बेस है उसी में क्राउडिंग है, जिसकी वजह से वो H+ को तो फिर भी अप्रोच कर लेगा, कार्बन तक वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे 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 टू में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें करा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसमें क्राउडिंग है पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट कैनॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्ट एज बेस, एंड ऊपर मैंने लिखा था ना कैनॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज बिकॉज ऑफ steric repulsion।
ठीक है बच्चों, इट इज अ वेरी गुड बेस बट अ बैड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, इसको है ना कई बार लिखा भी बड़े घिनौने तरीके से जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये आयन दे रखा है, कैसे लिखा आएगा, ऐसे O-K+, ऐसे लिखा हुआ आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक नेचर। गाइस एक एक देखते आएंगे। पहला है नॉन पोलर या वेरी वीकली पोलर सॉल्वेंट्स। वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर का एग्जांपल देखो बच्चों, CCl4, CS2। ओके बच्चों, और इसमें आ जाता है तुम्हारा वीकली पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक समझ गए, H नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें आता है एसीटोन। ओके बच्चों, इनके अंदर और CL2, ओ CS2 की लिख दिया मैंने, CS2। हाँ बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ज्यादातर हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखा होगा, NaI या NaBr। ठीक है बच्चों, हम सॉल्व लेंगे, हम सॉल्व लेंगे, रेदर देन राइटिंग सिंपली Br-I- उसके बजाय हम क्या लेंगे बेटा, पेयर, आयंस के पेयर लेंगे बेसिकली। तो उसमें क्या होता है बच्चों, NaBr, NaClN, NaF। यहां पे these are the ions I minus Br minus Cl minus F minus, these are the ions which are supposed to be attacking the reactant। हाँ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल है विच विल अटैक द रिएक्टेंट। समझ गए बच्चों? अब यहां पे क्या देखा गया, मुझे बताओ, NaF में से F रिलीज करना आसान है या NaCl में से? NaCl में से, हाँ है ना बच्चों? हाँ, कि Na और F में बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग, NaCl में बॉन्डिंग वीक, NaBr में बॉन्डिंग और वीक, Na में बॉन्डिंग वीकेस्ट। तो सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल किस में जनरेट होगा, NaI में। तो यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर आता है वो ये आता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे नॉर्मली तुम्हारी रिएक्शन होती है RH, इसमें हमने NaI डाला इन एसीटोन, क्या करेगा बच्चों, I माइनस तुम्हारा, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा क्या करेगा, RI बनाएगा और NaX बनाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। समझ गए बच्चों? मीडियम, मीडियम। अभी मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। अभी मैंने पहला मीडियम लिया है, अभी ये मैं सोचो कि तुम्हारा मीडियम क्या हेल्प कर रहा है, अभी बाकियों को करने के बाद तुम्हें पता चलेगा हाउ मीडियम इज अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? गुड। तो ये हमारा ऑर्डर है फॉर नॉन पोलर या वीकली पोलर एप्रोटिक। इस रिएक्शन का नाम बताया था, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकल FINKEL, ट्वेल्थ में लिखोगे, अभी नहीं लिखोगे, ट्वेल्थ में लिखोगे कि ट्वेल्थ में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब आते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो?
STEIN, हाँ। अब दूसरे मीडियम पे आते हैं। पहला हमने कर लिया नॉन पोलर या वीकली पोलर एप्रोटिक। दूसरे पे आते हैं पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। देखते हैं पहले पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। वो वीकली पोलर एप्रोटिक थे, ये पोलर एप्रोटिक है। एग्जाम्पल DMSO, डायमिथाइल सल्फोक्साइड करवाया था। हाँ DMF, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। DMA, डायमिथाइल एसिटामाइड। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। नोट कर लो तो बता देना बच्चों। कर लिया नोट बच्चों ने? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों नोट कर लिया, नहीं कर लिया? यस सर। गुड। तो बच्चों ये जो हमारे हैं, ये क्या हैं? दीज आर पोलर एप्रोटिक। समझ गए बच्चों? गुड। तो अब इनके अंदर क्या होगा बेटा? इनके अंदर देखो, हमने लिया से I-, Br-, Cl-, F-। तुम्हें याद है जब हम वो कर रहे थे कि सॉल्वेंट किस किस को स्टेबलाइज करता है, कटायन और अनायन में? कटायन को तो ये भी स्टेबलाइज कर देगा, पोलर एप्रोटिक, है ना बच्चों? अनायन को ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्योंकि अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एच। एच चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ एच कनेक्टेड होना चाहिए टू स्टेबलाइज द अनायन। तो डू यू रियलाइज इन चारों में ही जो हमने सॉल्वेंट दे रखा है दैट इज नॉट स्टेबलाइजिंग एनी ऑफ देम। हाँ है ना बच्चों? अब अगर ये इन्हें स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो नॉर्मली तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? इट इज ऑफ F-। बच्चों दिस इज व्हाट यू हैव। मैं भी बताता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब ये बताता हूं, जो हमने ऊपर ऑर्डर पढ़ा था ना कि I- में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देख रहे हैं रेदर देन, नॉर्मली क्या होता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। वहीं पे मुझे मीडियम लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने मीडियम अलग से लिखवाया है। नॉर्मली दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट। F- शुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं बताता हूं क्यों। बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? हम कह रहे हैं जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वही बेटर बेस होना चाहिए। यहां पे इनमें कोई भी अनायन स्टेबलाइज नहीं हुआ सॉल्वेंट से, तो F- वॉज अ बेटर बेस एंड इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। पोलर प्रोटिक में क्या होता है? जो H+ है, मतलब जो H है सॉल्वेंट का, वो स्टेबलाइज करेगा अनायन को, और लिविंग ग्रुप को भी स्टेबलाइज करता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को भी स्टेबलाइज करता है ना? अब मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबलाइज कौन सा होगा H से? फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा? फ्लोरीन का छोटा साइज है, इट विल बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन। एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं थर्ड। पहले मेरे को थर्ड लिखवाना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन बेटर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लिए जैसे क्या? वाटर। अब मुझे बताओ वाटर से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इन चारों में से कौन होगा? बताओ बच्चों। विच शुड बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय H(H2O)? जिसका सबसे छोटा साइज है वो H से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, हाँ है ना? F- सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, I- सबसे कम स्टेबलाइज होगा। कम स्टेबलाइज हुआ, फटाफट रिएक्ट कर जाएगा विद रिएक्टेंट। अब समझ में आ रहा है वाई I- इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा F-, ऑल्दो F- सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था,
वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया बाय एच ऑफ वाटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यू गेट दिस ऑर्डर। Why? Because F minus is stabilized maximum. Maximum stabilized by hydrogen of polar protic solvent. हाँ बेटा बोलो। मैक्सिमम स्टेबलाइज ये बेसिक नेचर है या न्यूक्लियोफिलिक नेचर? ये हम न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर वो बाहर आके स्टेबलाइज हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करें यहाँ पे, जो हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक नेचर इन द सेंस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, मतलब वो स्टेबल होगा तो अटैक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये पहले ही स्टेबलाइज हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों ऐड करना चाहेगा? वो अटैक ही नहीं करना चाहेगा रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट को सबसे ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी किसकी होगी? आई माइनस की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जबकि ऊपर वाले में पोलर एप्रोटिक में ऐसी कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हुई। दैट इज द रीजन एफ माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? इसमें देयर इज नो स्टेबलाइजेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से एफ माइनस बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ इससे डू यू रियलाइज और नॉट, आर एक्स में अगर हम देखना चाहें तो आई इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। हाँ है ना? है या नहीं? बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हमने देख लिया आई इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आई इज द बेस्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड इट इज बेस्ट के बजाय बेटर बोल देता हूं, दैट वुड बी बेटर। इट इज बेटर लिविंग ग्रुप एंड better nucleophile in polar protic solvent। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आई माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, आर एक्स में अगर मैं एक्वस क्यू एच डालता हूं तो तुम्हारा नॉर्मली कौन सी रिएक्शन होगी गाइस? नॉर्मली हाँ, SN1 सोचते हैं, SN2 सोचते हैं। नॉर्मली SN2 इज व्हाट वी थिंक, राइट? SN1 कब सोचेंगे? जब R हमारा 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तब हम SN1 भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर 1 डिग्री है तो हम हमेशा SN2 ही सोचेंगे। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब नॉर्मली SN2 का मतलब क्या है? इन्वर्जन। व्हाट आई मीन बाय इन्वर्जन इज कि अगर हमारा रिएक्टेंट कायरल होने के साथ से डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? लेवो रोटेटरी। समझे या नहीं समझे गाइस? SN2 मीन्स इंप्लाइज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझ गए ना बच्चों, कि अगर ये डेक्स्ट्रो था तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा लेवो होगा, अगर ये प्लस है तो ये हमारा माइनस होगा। गाइस कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? श्योर यू गॉट दैट? गुड। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, और मैंने लिया ये H, ये मैंने लिया Cl बच्चों, और मैंने लिया OH माइनस। ठीक है बच्चों? और मैंने कह रखा है इसमें क्या हो रहा है बच्चों? SN1। तो हमारे पास इसमें प्रोडक्ट एक बनेगा या दो बनेंगे? ये बताओ सबसे पहले।
कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट्स की? पहले तुम्हें ये समझ आ रहा है रिएक्शन में क्या बाहर निकल रहा है और क्या जुड़ रहा है? ये हटेगा। Cl हटेगा, OH लगेगा, और कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा, SN1 बोल रखा है। तो डू यू रियलाइज और नॉट, मैं इसको ऐसे बनाऊं तो एक्चुअली बेटर रहेगा, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां पे Mu ऊपर है, H नीचे है। हाँ है ना बच्चों? इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर अटैक ही नहीं हो रहा। लेकिन यहां पे जो OH है, OH कैन बी ऑन टॉप, H बिलो, और यू कैन हैव दिस। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, लेकिन ज्योमेट्रिक तो हो रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो OH का अटैक दोनों साइड से हो सकता है। पहले Cl गया, कार्बोकेटाइन बना, अब OH माइनस का अटैक दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। So you will be getting two products. One will be cis, one will be trans. हाँ बेटा बोलो। बताया था साइक्लिक में अगर दोनों सेम कार्बन से जुड़ा है तो उसमें ज्योमेट्रिक देखते ही नहीं। सेम कार्बन एटम से मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे किस जाएगा? हाँ तो इसमें तो ही ना है अच्छा आउट ऑफ द फिनिश। भाई, इधर तो हो सकता है ना एक सिस एक ट्रांस। समझे नहीं समझे बेटा? क्लियर है यहां तक? व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ दैट रिंग, तब तुम्हारा ज्योमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं यहां पे एक एमी इधर और इधर भी एमी ले लेता तो तुम्हारा ज्योमेट्रिक नहीं होता। समझ गए? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये सिस और ट्रांस समझे या नहीं समझे? और अगर मैं इसमें SN2 सोचता तो क्या बनता? तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, पहले ऐसी प्रोड बनाते हैं रेदर देन मेकिंग द वन जो मैंने बनाए थे पहले। यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन सेक गाइस। ये हमारा हो गया Me, ये हो गया हमारा H। यहाँ पे जो हम OH माइनस का अटैक करवा रहे हैं SN2 फैशन में, तो ये इधर अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, हाँ या ना? तो डू यू रियलाइज और नॉट, OH यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे OH, और यहाँ पे H जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा इसने इधर से अटैक करा, मतलब आइडिया इज Cl अगर वेज पे है, सॉलिड वेज पे है, तो OH डैश वेज पे हो। अब समझ गए? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। हाँ बेटा, हाँ, जैसे Cl जिस पोजीशन में था, OH उसके ऑपोजिट पोजीशन पे जुड़ रहा है। समझ गए? ये बनेगा, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी बना सकता था। अब तुम इसको बनाने की कोशिश करो, ऐसे बड़ा आसानी से बना लोगे। MEHHOH, इस बार ये बनेगा बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट। बच्चों बताओ, समझ गए ना? गुड। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे बनाता हूं, बेटर फील आएगी। अगर हमारे पास ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, और मैंने इसे Z का अटैक करवाया, और Z का अटैक कहां पे करवा रहा हूं? Y को हटा के Z लगा रहा हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Y को हटा के मैं क्या लगा रहा हूं? Z। तो अंडरस्टैंड करो, तुम A और B को सेम रखो, X और Y में अंडरस्टैंड करो, जब ये Z को हटाएगा तो ये Z विल बी ऑन दिस पोजीशन एंड X विल बी ऑन दिस पोजीशन। समझ में आया नहीं आया? ये वेज डैश अब तुम समझ गए होगे, ऊपर हमने यही किया था कि Cl अगर सॉलिड वेज पे है तो OH माइनस को डैश वेज पे भेज। समझ गए बच्चों? H को फिर ऑटोमेटिकली तुम कहां भेज दोगे? सॉलिड वेज पे, हाँ या ना? ये H सॉलिड वेज पे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को। यहां पे मैं Z माइनस को लिख देता हूं, रिप्लेस Y इन वाया SN2 मैकेनिज्म। ये करवा रहा था मैं।
समझे या नहीं समझे गाइस? जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए बी एक्स वाई, और इसमें अगर मैं z माइनस का अटैक करवाऊंगा तो z यहां गया, x यहां गया, a और b सेम रहा। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? z ने इधर से अटैक करा तो इधर z आएगा, x इधर गया, y बाहर निकल गया। गॉट इट और नॉट बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, फाइन। हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? समझ गए? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैंने शायद लिखवाया होगा ये एग्जांपल। आर एक्स में अगर तुम एक्वस क्यू एच में डालते हो तो चांसेस क्या होते हैं? SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आर एक्स। R3 डिग्री SN1, R1 डिग्री SN2। लेकिन अगर तुम इसके बजाय लेते हो Ag प्लस, तो बेटा Ag प्लस हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर X माइनस, दिस विल गो वाया SN1 बच्चों। समझ गए? इसमें हम SN1 करवा देंगे क्योंकि AgX विल लीव, AgX विल लीव, Ag प्लस एंड X माइनस विल लीव, विल गो फॉर SN1। और SN1 में तुम्हारा, तुम्हें याद होगा मैंने कई बार बताया, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। समझ गए गाइस? वेल दैट इज गुड। कर लिया नोट? टाइम लगेगा? होने वाला है, गुड। कर लिया बच्चों? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन, इसमें मैंने डाला ETONA, क्या प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों और किस मैकेनिज्म से जाएगा? हम्म, बोलो गाइस, बोलो गाइस। SN2 से जाएगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो रिएक्टेंट है, अगर तुम्हें याद हो, ये मैंने बताया था, ये SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। SN1 क्यों कर सकता है ना? SN1 कर सकता है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और SN2 क्यों कर सकता है? क्योंकि O इज एक्सर्टिंग माइनस आई इफेक्ट, प्लस डेल चार्जेस कार्बन पे अच्छा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो प्रोड क्या बनेगा यहां पे? अभी मैं SN2 कर रहा हूं क्योंकि ये गॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, Cl हटाया और OET यहां जोड़ दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? हमने यहां पे OET जोड़ दिया, ये बना दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Cl हटा के हमने ये जोड़ दिया है। अब सपोजिंग मैं ETOH बोलता हूं तो क्या करोगे बच्चों? इट इज वेरी वीक, इट इज solvolysis, solvent acting as nucleophile, neutral nucleophile। सॉल्वेंट एक्टिंग है। दिस SN1 ही होगा। इज SN1 होगा, इसमें हो ही SN1 सकता है। दिस इज अ केस ऑफ solvolysis, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जो कि इन अवर केस हम इसे क्या बोलेंगे? इथेनोलिसिस, इथेनॉल का अटैक हो रहा है। प्रोडक्ट सेम बनेगा बट इट विल प्रोसीड वाया SN1 बच्चों, प्रोडक्ट सेम बनेगा, सेम, सेम एज अब। ये याद होना चाहिए बच्चों तुम्हें। अब याद है नहीं याद है गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट इज सो गुड। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे? ओके, फाइन। बच्चों ये बेसिकली जो मैंने आज करवाया या पहले करवाया था, उसका मैं रिकैप करवा रहा हूं। मुझे बताओ,
इन दोनों में से विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देख के बताना। इन दोनों में से विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाई? हाँ, first wall is a better nucleophile. Why? Because there is steric repulsion in this case. Crowding है। नहीं, ये भी इसको डोनेट कर रहा है, ये भी इसको डोनेट कर रहा है। आइडिया जैसे अभी हमने टर्शरी में देखा था ना, ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन बहुत बल्कि है। दैट इज द रीजन कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ गोज इन दिस ऑर्डर। समझे नहीं समझे गाइस? स्टेरिक रिपल्शन इज द रीजन। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डू। क्वेश्चन क्या जाए? SN1 हमने देख लिया, SN2 देख लिया, अब आते हैं SNI। हाँ, I इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। ये एक स्पेशल केस है, मैं उसका मैकेनिज्म पे बिल्कुल नहीं जाने वाला, फैक्टरी मेंबर पे बताने वाला। ROH लिया हमने और SOCl2 लिया। SOCl2 को क्या बोलते हैं बच्चों? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इट इज नथिंग बट S डबल बॉन्ड OCl। इसमें एक तो बनता है हमारा RCl, एक हमारा बनता है, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों रिस्पॉन्ड। Yes, sir. गुड। SO2 प्लस HCl, दीज आर द थ्री प्रोडक्ट दैट यू गेट। ऑब्वियसली मेजर ये है, इस पे हमें ध्यान देना है। मतलब 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कोई पूछता है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, लेट अस से, तो इट इज दिस RCl। अब गाइस अगर ये SN1 होता तो रेशमाइजेशन होता, SN2 होता तो इन्वर्जन होता, प्लस का माइनस बन जाता। यहां पे होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर OH इज कनेक्टेड टू कायरल कार्बन तो रिटेंशन हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, सेम कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बेसिक टर्म्स में अगर सोचा जाए तो अगर हमारे पास ये A है, ये B है, ये OH है और ये C है, तो जब तुम SOCl2 डालोगे, इस OH को हटा के यहीं पे Cl जोड़ दो। समझे नहीं समझे गाइस जो मैं बताना चाह रहा हूं? गुड। इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि इट इज 2SN2 अटैक। 2SN2 अटैक होते हैं इसमें, तो 2 बार दो बार इन्वर्जन हो गया, जिसकी वजह से यू गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट कैन बी थॉट ऑफ एज 2 इन्वर्जन। बच्चों क्लियर है यहां तक? गुड। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है दैट इज SNI। लेकिन अगर तुम यही रिएक्शन कर रहे हो बट यू आर टेकिंग पायरिडीन। पायरिडीन क्या है बच्चों? इट इज अ बेस, इट इज अ बेस बच्चों। इन जनरल अगर सोचा जाए तो पायरिडीन इज अ बेस। हाँ है ना बच्चों? तो इस केस में क्या होता है? इस केस में भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, बट हियर यू हैव inversion of configuration. It is simply SN2। फैक्ट टू रिमेंबर, पायरिडीन के केस में इट इज SN2 एंड अदरवाइज इट इज SNI। गॉट इट और नॉट बच्चों? हाँ बेटा बोलो, नोट कर लो, नोट इट डाउन। नाउ वी आर डन विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, SN1 SN2 SNI बस। ऐसे नहीं, इन्हीं दोनों रिएक्शन स्पेसिफिक है। हाँ, रिएक्शन स्पेसिफिक है, रिएक्शन स्पेसिफिक है। अब हम आएंगे एलिमिनेशन पे बच्चों। नाउ विल स्टार्ट विद एलिमिनेशन गाइस। नोट कर लो तो बता देना। पहले एक बार मीडियम वाला एक बार आपको मीडियम वाला क्या? कि मीडियम में
फैक्ट टू रिमेंबर है, पोलर प्रोटिक में I माइनस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, पोलर ए प्रोटिक में F माइनस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। नहीं, आपने वो बताया था ना कि पोलर प्रोटिक में ये H को बहुत स्टेबलाइज, F को स्टेबलाइज करता है, छोटा आयन है ज्यादा स्टेबलाइज होगा, मतलब रिएक्ट करने न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले। न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से पहले स्टेबलाइज हो गया। जैसे हम कहते थे ना एक्वस KOH के अंदर हम कहते थे OH माइनस स्टेबलाइज हो गया पानी से, कहते थे ना। तो वो बेस की बजाय इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, स्टेबलाइज हो चुका है अटैक करने से पहले। RX प्लस एक्वस KOH में हम कहते हैं OH माइनस ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसकी अटैक करने की टेंडेंसी कम हो गई, बेस के बजाय न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर गया। सिमिलरली यहाँ पे F माइनस और I माइनस का हमें अटैक करवाना था रिएक्टेंट पे, लेकिन अगर वो पहले ही स्टेबलाइज हो जाएगा, F माइनस पहले ही ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, तो उसकी अटैक करने की टेंडेंसी हो गई कम। तो I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझे या नहीं समझे? पोलर ए प्रोटिक में स्टेबलाइज हुआ नहीं, तो F माइनस ने सीधा जाके टक्कर दी हमारी, कह रहा है स्टेबलाइज तो हो नहीं रहा, सबस्ट्रेट को ही अटैक कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया यहां तक? हाँ नॉर्मली। अब हाँ मैं भी बताता हूँ उसको, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जितना करवाया उसने पे ही ध्यान दो, ठीक है ना बेटा? जस्ट लीव इट एट दैट। हाँ अब आते हैं एलिमिनेशन में बच्चों, लेट अस गो ऑन टू एलिमिनेशन गाइस, लेट अस गो ऑन टू एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तीन तरह का होता है, E1, E2, E1CB। ओके बच्चों, एलिमिनेशन तीन तरह का होता है, E1, E2, E1CB। ठीक है बच्चों, E1CB। E1 पे आते हैं गाइस, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद E1। पहले मैं ये बता दूं तुम्हें एलिमिनेशन होता क्यों है। रेदर देन स्टार्टिंग विद E1, लेट मी टेल यू व्हाई एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अगर तुम्हारे पास क्राउडिंग ज्यादा हो गई है, तो एलिमिनेशन होने से जो तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो किस पे जाती है? sp2 पे। तो तुम्हारा इट गिव्स यू स्टेरिक रिलीफ, क्राउडिंग ज्यादा है तो क्राउडिंग एक तरीके से कम हो गई। समझ गए गाइस? तो फैक्टर्स आर रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक स्ट्रेन। ओके बेटा, दैट्स वन रीजन। दूसरा जो एल्कीन बनता है वो भी कई बार स्टेबलाइज होता है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वाया रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें शायद मैंने कुछ बताया था, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है ना? एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, OH माइनस स्टेबलाइज हुआ नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस होता तो हम SN2 सोचते, नॉर्मली 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 कह रहा हूं क्योंकि हमारा रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। एक्वस KOH के बाद SN1 भी हो सकता है अगर तुम्हारा रिएक्टेंट 3 डिग्री है। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ना? गुड। अभी मैं बात कर रहा हूं एल्कोहलिक KOH की, बेस की तरह ऐड करना। बेस की तरह ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाता है। बीटा कार्बन कौन से हैं? अब कौन से डू यू रियलाइज एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा? एक में हम H यहां से हटाए, X यहां से हटा के डबल बॉन्ड बनाए, एक में हम X यहां से हटाए, H यहां से हटाए और डबल बॉन्ड बनाए। व्हाट डू यू से? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 9 होंगे। दैट्स गुड, 9। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? तो हमने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाया रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी मैंने किससे दिखाया है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस का भी एक केस ले लेते हैं। हाँ बेटा, इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH लिया। बताना बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनना एक्सपेक्टेड है? या तो डबल बॉन्ड यहां पे बनाए, H यहां से बेस लेके गया, X अपने आप निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया।
या X यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला क्यों बेटा? इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। हाँ या ना बच्चों? गुड। तो समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो देयर आर टू रीजंस, एक तो स्ट्रेन कम हो गया और एक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी वाया रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं E1 मैकेनिज्म पे। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म पे आते हैं बच्चों। E1 में तुम्हारा क्या होता है? टू स्टेप है, टू स्टेप मैकेनिज्म। तुम रियलाइज करोगे कि एक चीज याद रखना बच्चों, मैं भी बता दूं गाइस, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेसिक आइडिया दे रहा हूं, रेजोनेंस को अभी भूल जाओ फॉर द टाइमिंग, रेजोनेंस स्पेसिफिक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा क्वेश्चन में देखोगे, रेजोनेंस कम क्वेश्चन में देखोगे। मुझे बताओ 3 डिग्री से एल्कीन बनाओगे उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, या 1 डिग्री से एल्कीन बनाओगे उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? 3 डिग्री में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग होने के चांसेस हैं, 1 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेटिंग कम होंगे। हाँ या ना? तो इन जनरल एलिमिनेशन इज फेवर्ड इन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 1 डिग्री में एलिमिनेशन बहुत रेयर होता है, 2 डिग्री में ज्यादा होता है, 3 डिग्री में काफी ज्यादा होता है। मतलब एलिमिनेशन ज्यादा किसके साथ वो होगा, कंपीट करेगा? SN1 के साथ। SN2 के साथ नॉर्मली कंपीट नहीं करेगा, क्योंकि SN2 तो होता ही 1 डिग्री में है। और एलिमिनेशन में अभी मैंने बताया कि जो तुम्हारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो 3 डिग्री में ज्यादा बनते हैं, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में बिल्कुल कम। तो एलिमिनेशन का जो जर्नल ऑर्डर होता है वो तुम्हारा क्या होता है? 3 then 2 then 1, 3 मैक्सिमम, 2 बीच में, 1 डिग्री में एलिमिनेशन इज नॉट प्रेफर्ड। गॉट इट? एक और चीज बच्चों, ये चीज तो समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? वेल दैट इज गुड। तो हमारा एलिमिनेशन के अंदर मैंने अभी तुम्हें क्या बताया बच्चों? 3 to 1। तो हाउ डू आइडेंटिफाई बिटवीन SN1 एंड एलिमिनेशन? हीट बेटा, हीट अगर दे रखा है तो दैट गोज फॉर एलिमिनेशन ऑलवेज। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फॉर SN1, हाई टेम्परेचर फॉर एलिमिनेशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अच्छा, ये जो मैंने एलिमिनेशन बताया 3 greater than 2 greater than 1, ये तुम्हारा E1 हो या E2 हो, दोनों में यही ऑर्डर रहता है। 3 greater than 2 greater than 1, नॉट जस्ट फॉर E1, इन जनरल 3 greater than 2 greater than 1। एंड सेकेंड, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। हीट दे रखा है, ऐसा ये सिंबल दे रखा है, समझ जाओ एलिमिनेशन करना है, ये हीट एलिमिनेशन। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। तो अब आते हैं, मैं इसको x के बजाय लेट मी टेक g फॉर द टाइम बीइंग। E1 में हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले g अपने आप निकलेगा, जैसे हमारा SN1 में। हाँ, ये पहला स्टेप है, ये बिना हीट दिए चलेगा। नहीं, हीट तो दोगे लेकिन नो बेस इज रिक्वायर्ड। तो बॉन्ड अपने आप तुम्हारा C और G का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वेयर G इज द लिविंग ग्रुप। उसके बाद ये हो गया पहला स्टेप, एंड दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? 1। सो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें आएगा बेस, लेकिन बेस हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, वीक होगा ना वो भी काम कर देगा। क्यों? मेन काम तो हो चुका है, जिस ग्रुप को बाहर फेंकना था वो तो खुद ही बाहर चला गया। अब तो बेस B-, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से H लेके भाग जाएगा। यहां से H लेके भाग गया, यहां से H लेके चला गया, H+,
H प्लस लेके गया तो सोचो कार्बन क्या पे चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को हम क्या बना देंगे, डबल बेटा। बेस हाइड्रोजन लेके गया है, बेस हाइड्रोजन लेके गया है। मतलब जो पास वाला सबसे CH3 उससे लेके जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, कहीं से? कहीं से भी एच ले जा सकता है, लेकिन उस कार्बन से एच लेके जाएगा जो पॉजिटिव के एडजेसेंट है। मतलब अगर यहां पे CH2CH3 होता तो तुम इस हाइड्रोजन को टच नहीं करोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन से H प्लस लेके भाग गया। गॉट इट गाइस। एक चीज और, तुमने देखा कार्बोकैटायन बन रहा था, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकैटायन का बिफोर बेस टेक्स दैट H प्लस आयन आउट, है ना? सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। गॉट इट और नॉट? गुड। Possibility of rearrangement, possibility, 1 second guys, possibility of rearrangement due to कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बच्चों। मतलब रीअरेंजमेंट के बाद तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन से एच जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक और चीज गाइस, जो बच्चे ने पूछा था एच हम कहां से लेके जाएं, ठीक है ना? वैसे मैंने उस क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया, लेकिन जस्ट अ सेक बच्चों, मैं अभी ले रहा हूं से, यहां पे मैं ओ एच ले रहा हूं फॉर द टाइम में। नॉर्मली जो ये रिएक्शन होती है कब होती है, एल्कोहल्स में ज्यादातर इवन देखा जाता है, तो मैंने अल्कोहल ही उठाया है। वहां पे मैंने जी लिखा था, यहाँ पे मैं अल्कोहल ले रहा हूं, एक केस उठा लिया मैंने, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम H2SO4 हीट ले रहे हैं, H2SO4 हीट और H3PO4 हीट। बच्चों अब तुम कहोगे सर यहां पे H2SO4 क्या कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग। ये ब्रेक करेगा H प्लस में और OSO3H माइनस में, ठीक है ना बच्चों? H प्लस पहले OH2 प्लस बनवाएगा, वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2SO4 या H3PO4 ने क्या किया, H प्लस दिया, जिससे सबसे पहले तुम्हारा क्या बना, OH2 प्लस बना। उसके बाद हमारा वाटर बाहर निकला और कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा केस लिया है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ, अच्छा केस ले लिया। अब देखो गाइस, H प्लस बाहर जा चुका है, किस में से, H2SO4 में से। H2SO4 को एक बार मैं बनाता हूं, बेटर फील आएगी। ये था, इसमें से हमने H बाहर निकाल दिया, बचा गया OSO3H माइनस। बेटा H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, वीक। यहाँ पे वीक बेस भी चल जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि बेस ऑलरेडी जो मतलब जी तो अट चुका है ना पहले। लिविंग ग्रुप तो जा ही चुका है, करेक्ट। जब लिविंग ग्रुप जा चुका है तो वीक बेस विल सफाइस। अब ये क्या करेगा, एच लेके जाएगा। तीन ऑप्शन है, ये या ये। एडजेसेंट कार्बन से एच जाना है, रीअरेंजमेंट मैंने करानी, नहीं तो यहाँ पे एक स्टेप बीच में और आ जाता है, रीअरेंजमेंट। हाँ आपने बोला था कि वो, SN1 और में जब कार्बोकैटायन होता है तो रीअरेंजमेंट होता है, आपने बोला सिखाओगे। हाँ वो अभी रीअरेंजमेंट मैंने सिखाया नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, सिखाऊंगा। ठीक है ना गाइस, यहां तक समझ गए? अब OSO3H माइनस क्या करेगा, H प्लस लेके जाएगा। वो H प्लस भेजो जहां से एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अब मुझे बताओ, यहां पे H ले जाके डबल बॉन्ड बनाए, CH2 डबल बॉन्ड बनाए, ये ज्यादा स्टेबल, ये और ये तो सेम हो गए।
या फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये H बाहर निकाल ये वाला वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये वाला H निकलना फेवर्ड होगा। यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एब्सोल्युटली। Yeah, you will have how many hyperconjugating structures? You will have 9. You are absolutely correct. 9. समझिए गाइस, इसको बोलते हैं हम सेट प्रोडक्ट। बेटा मैं तो बहुत कम नाम लिखवा रहा हूँ। पेपर लिया आज तक, कभी आपने डाला कोई नाम ही ना, नाम आया ना कुछ आया ना कलर। अभी ये आएगा बच्चों, आएगा। सेट प्रोडक्ट का एक और नाम है जेड सेफ। सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट का सिंबल मतलब ये है, अ प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। सेट प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट, सुनते आओ बच्चों प्लीज। सेट प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म्स में अगर स्टेबिलिटी सोच के तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, तो तुम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो? सेट प्रोडक्ट। सेट का जो उल्टा होता है कि लेस स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, जो एल्कीन बनता है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो नॉर्मली नहीं 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 नहीं, हॉफमैन, ठीक है। अच्छा, हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट जो कि लेस स्टेबलाइज्ड है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। वो भी बनता है, कब बनेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझे या नहीं समझे गाइस? डिड यू गेट इट और नॉट? अच्छा गाइस, ये जो रिएक्शन है जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, इसमें एक्चुअली ओवरऑल हो क्या रहा है? यहां पे ओवरऑल हो क्या रहा है? OH और H एलिमिनेट हो रहे हैं। ध्यान से देखो गाइस, यहां से हमने OH बाहर फेंका, यहां से H बाहर फेंका, यहां पे डबल बॉन्ड बनाया। इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये जो अभी हमने रिएक्शन करी है, दिस इज डिहाइड्रेशन। पानी बाहर निकाला है एल्कोहल में से, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया बच्चों? एंड इट इज वाया इवन मैकेनिज्म। समझिए गाइस? गुड। बाय द वे, हम ये भी कर सकते थे, मतलब कोई कहे तुमसे कि सर ये लिया और अब इसमें हमने पहले पहले इसमें कार्बोकेटाइन बनाया और फिर हमने इसमें OH माइनस ले लिया एज बेस, तो डू यू रियलाइज वो तुम्हारा इवन की ही बात कर रहे हैं। हमें कहा गया ये रिएक्टेंट है, पहले हमने इसमें कार्बोकेटाइन बनाया और उसके बाद OH माइनस एज बेस ले लिया। डू यू रियलाइज वी आर टॉकिंग अबाउट इवन प्रोडक्ट, इवन मैकेनिज्म। पहले कार्बोकेटाइन बनाया, उसके बाद OH माइनस ने एज बेस ऐड कर लिया। मतलब पहले यहां पे हमने ये हटा के ये बनाया और उसके बाद OH माइनस ने एडजेसेंट कार्बन से H ले जाके डबल बॉन्ड बना दिया। तो उस वक्त तुम ये मत लड़ना कि सर आपने बताया था OH माइनस और एल्काइल हैलाइड में E2 होता है। E2 मैंने अभी एल्कोहलिक QH नहीं बताया था, E2 करता है, एलिमिनेशन करता है। ये बताया था ना, एल्कोहलिक QH, एल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक QH डालते हो तो एलिमिनेशन करता है, और वो E2 करता है नॉर्मली, क्योंकि बेस स्ट्रांग है। और अभी हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है बच्चों, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ बता रखा है तो उसी हिसाब से जाओगे। उन्होंने कहा है कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसके बाद बेस हमारा एलिमिनेशन कर रहा है, सो समझ जाओ कि इवन की बात कर रहे हैं। हाँ, बेस वीक हो स्ट्रांग हो, उन्होंने जो बता दिया कि इस मैकेनिज्म से जा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि स्टेबिलिटी बताओगे या रिएक्टिविटी बताओ, तो आइडिया उन्होंने जो दे रखा है उसके अंदर ये मत कहना सर आपने ये बताया था ये तो E2 में होता है, इवन में तो होता ही नहीं। उन्होंने अगर कह दिया कि हम कार्बोकेटाइन पहले बना रहे हैं उसके बाद बेस डाल रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो इवन की बात कर रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट दैट और नॉट? गुड। हाँ बेटा, थक गए?
कुछ करवाया तो है नहीं मैंने ज्यादा। शुरू हो गया। अच्छा, मैकेनिज्म नया शुरू हो गया। होल्ड ऑन सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम ये देख रहे थे कि इवन नॉर्मली हम किस में देख रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में, ठीक है ना बच्चों। लेकिन एल्काइल हैलाइड में भी तुम सोच सकते हो अगर उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें दे दिया है तो, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब एक और देखते हैं। तुमने एक चीज देख ली कि जो बेस है इट शुड बी वीक। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो निकलने का वेट ही नहीं करेगा। हाँ, SN2 की तरह E2 हो जाएगा। SN1 की जगह अगर हमें मतलब SN1 और E1 सिमिलर पैटर्न पे होते हैं, SN2 E2 सिमिलर पैटर्न पे होते हैं। तो अभी हमने E1 देखा है। E1 में जो हमारा अटैकिंग बेस है वो क्या होता है, वीक। हम इसमें कैसे करेंगे E1, देखो गाइस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक, और मैंने लिया ETOH। बच्चों ETOH का नॉर्मली तुमने क्या रिएक्शन देखी है? ETOH के बाद क्या देखा है तुमने नॉर्मली? डबल बॉन्ड ETOH के बाद ETONE की बात नहीं कर रहा, सॉल्वोलिसिस, SN1 सोचा है। और अगर मैं इस ETOH के बाद हीट दे दूंगा तो क्या सोचोगे? E1। यहां पे ETOH विल एक्ट एज अ वेरी वीक बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड हीट इज इंडिकेटिंग एलिमिनेशन। समझे नहीं समझे गाइस? ETOH तो आपने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी मतलब जो आपने ऑर्डर लिखा है तो उसका पता ETO माइनस लिखा था, ETOH नहीं लिखा था। ETO माइनस इज अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ETOH इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, अनचार्ज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल की बात कर रहा हूं मैं। और आंसर है बच्चों, ये है, हाँ है ना। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा तुम्हारा एलिमिनेशन। उसके बाद होगा तुम्हारा एलिमिनेशन, जिसमें तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट विल बी ZF प्रोडक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन, ZF प्रोडक्ट, ZF प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर मैं RX लेता हूं, X आयोडीन, तो जल्दी होगी रिएक्शन, जल्दी टूटेगा भाई। दिस इज द रिएक्टिविटी, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझे नहीं समझे गाइस? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? कुछ क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? अब ये जो दो प्रोडक्ट बन सकते थे वैसे बाय द वे, जो मैं ऊपर मैंने बताया था सेट्स प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट भी बन सकता था, हॉफमैन प्रोडक्ट। मेजर सेट्स होना चाहिए बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ है ना बच्चों? तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझे नहीं समझे गाइस? दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाँ, कि स्ट्रक्चरल इन द सेंस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। और वो रिएक्शन जिनके अंदर वन स्ट्रक्चरल आइसोमर इज फेवर्ड ओवर अनदर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव याद है बच्चों? दैट वाज फॉर स्टीरियो आइसोमर्स। One stereoisomer is favored over another. When one structural isomer is favored over another, we call it regioselective. Stereoselective जब एक stereoisomer is favored over another stereoisomer, and regioselective when one structural isomer is favored over another structural isomer. This reaction is regioselective. One structural isomer is favored over another.
समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी गुड। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? हो गया तो अच्छी बात है। अब एक और करते हैं, आइसोटोप इफेक्ट। बच्चों ये शायद शायद मैंने करवा रखा है, CH और CD में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? ड्यूटेरियम। अंडरस्टैंड करो, जितना ज्यादा मास होता है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज। मतलब तोड़ना ज्यादा आसान किसका होगा? CH। गुड। अब काम की चीज बच्चों, अगर मैं कहता हूं इसमें मैंने इसमें मैंने E1 करवाया, पहले मैंने CX बॉन्ड ब्रेक करा, और फिर मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूंगा? CH बॉन्ड। पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CH बॉन्ड। पहले CX फिर CH। तो मुझे ये बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड का ब्रेक करना इज मोर स्लो? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इन द सेंस, नहीं नहीं, तुम इससे कंपेयर मत करो, ये तो मैंने भी लिखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। CX बॉन्ड और CH बॉन्ड ब्रेक होने में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था? CX बॉन्ड का ब्रेक होना वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो डिसाइड कर रहा है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ, इन दोनों में अगर मैं इवन कर रहा हूं, तो डू यू फील कि दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए? क्योंकि दो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है तुम्हारा CX बॉन्ड का ब्रेक होना, और CX दोनों में सेम ही है। समझ में आया नहीं आया? तो ऑल दो तुम्हारा पहले वाली रिएक्शन में रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन दैट विल नॉट बी मच, दैट डिफरेंस विल नॉट बी मच, क्योंकि द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो यहां पे जो अभी मैंने बताया है, दो तरह के आइसोटोप इफेक्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट, एक होता है सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है बच्चों? प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट तब होता है जब आइसोटोप का ब्रेक बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होना इज इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर तुम्हारा आइसोटोप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अलावा किसी फास्ट स्टेप के अंदर तुम्हारा सी और आइसोटोप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देन वी कॉल इट सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। तो यहां पे प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा। इन दिस यू ऑब्जर्व, in these reaction you observe secondary isotope effect। secondary isotope effect समझ गए? जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आइसोटोप का, दैट इज नॉट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तुम्हारा सी और आइसोटोप का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, CX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो है, वो क्या है बच्चों? CX का बॉन्ड ब्रेक करना। CH या CD का बॉन्ड ब्रेक करना, दैट इज नॉट इन द रेट, दैट इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो जो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, रेट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ बेस। बेस हमें कैसा चाहिए E1 के लिए? वीक बेस फॉर E1। याद है OSO3H माइनस वॉज द बेस, क्योंकि हमारा मेन काम तो पहले ही हो चुका है, लिविंग ग्रुप तो बाहर निकल ही चुका है। सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग पोलर प्रोटिक। स्ट्रॉन्ग पोलर, या फिर मैं सिंपली लिख दूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों बच्चों?
क्योंकि दोनों को स्टेबलाइज करना है, कार्बोकैटायन को भी और लीविंग ग्रुप को भी। हाँ या ना बच्चों? अब मैंने तुम्हें बताया था, मैं एक चीज और बताता हूं, यहां तक क्लियर हो गया? पहले मैं लीविंग ग्रुप और ले लूं, फिर एग्जांपल लेता हूं। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, गुड होना चाहिए। तुम कहोगे सर OH तो गुड लिविंग ग्रुप है ही नहीं एल्कोहल्स में। तो बेटा OH को हम बाहर भी नहीं फेंक रहे, हम वाटर को बाहर फेंक रहे हैं। हाँ, H2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, so you need a very good leaving group for elimination, even elimination। बेस हमें वीक बेस चाहिए एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था, RX के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, E2। एल्कोहलिक QH है तो E2 करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था अगर मुझे इवन करना है तो कैसे करोगे गाइस? पहले हम क्या करते हैं, Ag+ फेंक देते हैं और उसके बाद डाल देते हैं, ये हमारा E1 दे देगा। क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली इसके अंदर एल्कोहलिक QH दे मारोगे तो E2 होएगा। समथिंग यू विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। समझ गए बच्चों? अगर मैं RX में डायरेक्ट एल्कोहलिक QH दे मारता हूं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, E2। स्ट्रॉन्ग बेस है ना बच्चों? तो तुम्हारा ये E2 करवा देगा। लेकिन अगर मैं Ag+ पहले डाल देता हूं तो वो क्या करेगा बच्चों, RX का बॉन्ड इजीली ब्रेक करवा देगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझे नहीं समझे गाइस? ये जो स्टेप है ये क्या है बच्चों, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, जिसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद OH- तुम्हारा एलिमिनेशन करवा देगा। या तो एल्कोहलिक QH लिखा होगा या OH- और नीचे बेस लिखा होगा। समझिए गाइस? अब मैंने बताया था Ag+X- को लेके जाता है ना? Ag+ की जगह तुम AlX3 भी ले सकते हो, AlX3, जैसे AlCl3। ये क्या करेगा बेटा, AlX3 X- के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, AlX4-। समझ आया नहीं आया? जैसे Ag+X- के साथ AgX बनाता है, AlX3 X- के साथ AlX4- बनाएगा, फॉर्म AlX4-। और फिर क्या बन जाएगा, R+। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया जो मैंने बताया अभी तक? वेरी गुड बच्चों।